नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीसीएस एग्जाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का संभावित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को देखेंगे। इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हल कराए जाएंगे, जो कि जीएस पेपर के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कि यूपी बीसीएस एग्जाम की जो डेट है वो 14 मई 2023 को इसका परीक्षा आयोजित होगा। तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है यूपी स्पेशल का भी वीडियो अपलोड किया गया है यूपी पीसीएस के लिए, और साथ में करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल और अन्य करंट अफेयर्स भी अपलोड किए गए हैं। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के उपरांत निम्नलिखित में से किस वर्ष आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया था? तो 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा पहला ही ऑप्शन, वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद वह 1947 में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट के तहत वायसराय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग मान ली गई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931 को। ये डेट भी पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके तहत पूछा गया है कि वायसराय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांगें मान ली गई थी। तो पहला दिया गया, राजनीतिक बंदियों को छोड़कर शेष को रिहा करना। तो ये भी मांग प्रमुख था, जो कि वायसराय के द्वारा ये मान लिया गया था। नमक बनाने का अधिकार को भी मान लिया गया था। शराब एवं विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना देना, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त सभी मांगों को वायसराय के द्वारा जो है मान लिया गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो प्रमुख मांगे थी, इनमें आपका यहाँ पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता निम्नलिखित में से किन राजनीतिक नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता? तो आपको पता होगा ये सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। किनके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। सन पूछा जाए तो याद रखिएगा 1932 में यह हुआ था। चौथा प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन ने निम्नलिखित में से क्या योजना या योजनाएं प्रस्तुत की थीं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन, यदि सन पूछा है तो 1942 होगा क्रिप्स मिशन। यहाँ पे दिया गया, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा भारत को मिले, ये भी आपका क्रिप्स मिशन का प्रमुख योजना था। भारत की रक्षा ब्रिटेन करेगा, ये भी था। संविधान निर्मात्री सभा का गठन जो है क्रिप्स मिशन का ही योजना था ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्रिप्स मिशन के बारे में ही गांधी जी का एक जो कथन हमेशा पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा कहा गया था कि यह एक जो है आगे की तारीख का चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था क्रिप्स मिशन के संदर्भ में गांधी जी के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। सन याद रखिए, क्रिप्स मिशन तो 1942, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पेश किया गया था 1942 में पेश किया गया था, और यह बम्बई में किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव व सर्वसम्मति से पारित किया गया था, और गांधी जी ने यहीं पे करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों के बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किन्हें वकील नियुक्त किया था? तो कांग्रेस ने जो है देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, इन सबको जो है वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके बचाव के लिए? तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों के बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस के द्वारा जो है वकील नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जनपद की तुलना शरीर के किस अंग से की है?
तो ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत किसका है, तो कौटिल्य का है। तो सप्तांग सिद्धांत में जो 7 जो है बताए गए हैं, उसमें कौटिल्य ने जो जनपद की तुलना की है वह की है जांघा से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा नंद वंश की सत्ता पलटने का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है, तो यह मिलता है मुद्रा राक्षस। यह किसकी रचना है मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त का है। तो ये भी याद रखिएगा, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें कौटिल्य के द्वारा नंद वंश की सत्ता पलटने का वर्णन मिलता है। नंद वंश के शासक द्वारा जो है कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अपमान किया गया था, जिस कारण कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के जो है गुप्त वंश की स्थापना की और नंद वंश को जो है समाप्त किए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में जीव हत्या निषेध के बारे में वर्णन किया गया है, तो यह किया गया अशोक के पहले शिलालेख में, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस शैली में लिखा गया था, तो ये लिखा गया है चंपू शैली में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक को पराजित किया था, तो विद्याधर को पराजित किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का अंत किया था, तो तुर्कान ए चहलगानी जो था ये 40 सरदारों का एक समूह होता था जिसे चालीसा भी कहा जाता था। तो अंत पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा जो है इसका अंत किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि बलबन भी जो है ये तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। जब बलबन शासक बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 सरदारों का एक समूह होता था, इसको इसने समाप्त कर दिया। तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो त्यौहार या पर्व शुरू किए गए थे, आपको पता होगा नवरोज त्यौहार शुरू किया गया था और सिजदा योम पैबोस प्रथा भी बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न बनता है यहाँ से परीक्षा में, ये भी याद रखिएगा। तो तुर्कान ए चहलगानी का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा। गठन इसका इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवाने विजारत वो वित्त विभाग को कहा जाता था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग से संबंधित है, दीवाने ईसा शाही सचिवालय से संबंधित है, दीवाने रसालत यहाँ पे व्यापार विभाग दिया गया जो कि गलत है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे सही हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार यदि देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में विस्तारित है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी विभाजक रेखा खींची गई है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो दिया गया ये भारत और चीन के मध्य की रेखा है। मैकमोहन डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है, डूरंड रेखा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हुआ ये ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य है। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास भारत के किस राज्य में हुआ है, तो धारवाड़ जो संरचना है इसका सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क की मात्रा जो है पाई जाती है। और यदि पूछा जाए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास भारत के किस राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक राज्य में हुआ है। यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चूना पत्थर का भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान में सर्वाधिक है, तो चूना पत्थर जो है ये आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानों में है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाए। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको बता दिया गया कोयला सर्वाधिक मात्रा में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है,
तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो छोटा यूनान के नाम से मालना घाटी को जाना जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी खादर भूमि की विशेषता नहीं है? तो खादर भूमि की विशेषता यानी कि यहाँ भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे होता है, यह नहीं है। बाकी यह नदियों के निचले हिस्से में है खादर भूमि। इसमें चीका की अधिकता होती है, चीका मिट्टी की। यह गन्ने, जूट आदि के लिए उपयुक्त है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया है विशेषता नहीं है कि यहाँ भूमिगत जलस्तर काफ़ी नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, भाबर मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य है? तो भाबर मैदान जो है वह सिंधु और तीस्ता नदी के मध्य है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ अरावली पर्वत से निकलती हैं? तो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों में आपका लूनी नदी है, शुक्री है, जवाई, यानी तीनों है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल देखा जाए तो थार का मरुस्थल है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नल्ला मलाई पर्वत किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो नल्ला मलाई ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। भारत में पूर्वी घाट का अधिकतम विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है? तो पूर्वी घाट का विस्तार यह उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य के मध्य में है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। झेलम नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से है? तो झेलम नदी ये आपका शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्वालामुखी में मैग्मा उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? तो इसमें जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति या आकृतियाँ भूजल के रासायनिक अपक्षय के कारण बनती हैं? तो इसमें भूजल के रासायनिक अपक्षय के कारण लैपीज भी बनता है, घोल रंध्र भी, गुफा भी। तो डी ऑप्शन से होगा, उपर्युक्त सभी। और वोल्टीय सेल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वोल्टीय सेल का आविष्कार एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु दाब मापने वाला उपकरण है? तो वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्व का वह छोटा रूप जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है परमाणु। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, यह बात सर्वप्रथम किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताई थी? तो ये सबसे पहले वराहमिहिर ने बताया था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय खगोल शास्त्री पूछा है तो वराहमिहिर सही होगा। यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1929 में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। दूसरा है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपको जो है पता ही होगा, इसमें दोनों ही सही है, एक और दो दोनों। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। तो इसे भी जो है याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विजन 2035 के लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो लक्ष्य पूछा गया है प्रौद्योगिकी विजन 2035 का, विज्ञान में वृद्धि, भारतीयों की अस्मिता सुनिश्चित करना, सुरक्षा और समृद्धि, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं।
किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु का रंग जो मानव को आँखों से दिखलाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है परावर्तन। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। परावर्तन के कारण ये जो है वस्तु का रंग जो कि मानव के आँख में जो है दिखलाई पड़ता है। जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता तो उसे किस प्रकार के नेत्र रोग की समस्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु यानी कि पास में रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। दोनों अपोजिट होता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष पूछा गया तो उसका जो समस्या है निकट दृष्टि दोष का। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का उपयोग करके किसी अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से क्या ज्ञात की जा सकती है? तो यहाँ पे वृद्धि दर भी ज्ञात किया जा सकता है, देश की आंतरिक शक्ति भी, तुलनात्मक आर्थिक स्थिति भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत वर्ष के किस माह से होती है? तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है वह अप्रैल माह से होती है। अप्रैल से मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें शामिल किया जाता है? तो घरेलू उत्पाद में निवासियों की आय को भी कंक्लूड किया जाता है, घरेलू गैर निवासियों की आय, निवल प्राप्ति। तो यहाँ पे जो है आपका जो सही हो जाएगा आपका कि निवल प्राप्ति नहीं होगा, केवल निवासियों की आय, घरेलू गैर निवासियों की आय, निवल प्राप्ति नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो जैसा कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था तो प्रधानमंत्री होते थे भारत के, तो उसी तरह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, और जो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते थे वह भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो उसी तरह नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होंगे वह भारत के प्रधानमंत्री होंगे। याद रखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है प्रश्न कि नीति आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? तो नहीं है, नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संविधान, भारत के संविधान में यहाँ इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो असंवैधानिक जो संस्था है यह। तो पूछा गया है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समाधान का अधिकार मिल जाता है? तो यह मिलता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो दर से क्या अभिप्राय है? तो रिवर्स रेपो दर यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जो कमर्शियल बैंक को उधार दिया जाता है वह आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत संविधान सभा की प्रमुख समितियों में संचालन समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? संचालन समिति की अध्यक्षता पूछा गया था किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के उपापचय में निम्नलिखित में से कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो इसमें यकृत यानी कि आपका लीवर सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन के उपापचय में जो सक्रिय रूप से भाग लेता है वह यकृत लेता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए 50 संभावित क्वेश्चंस जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 मई 2023 को परीक्षा संभावित है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।